नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के क्लासेस में। बीपीएससी पीटी बिहार सचिवालय एवं अन्य परीक्षा के लिए पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार को। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे जो है प्रश्न बनता ही बनता है। अगर पॉलिटी से पूछ रहा है तो ये टॉपिक जो है ज़रूर एक दो प्रश्न इससे बन सकता है और इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जो भी प्रीवियस ईयर है घटना चक्र का उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और सभी वीडियो जो है एक रिवीजन सीरीज आप पहले से पढ़ रखे हैं, बहुत चीज़ आपने पढ़ रखा है। इन वीडियोस को आप ऑफ टाइम में देखिए। ये नहीं कह रहे कि इसको देखिए, सामने में रखिए, नोट्स बनाइए, उतना समय बर्बाद मत करिए। आप कुछ कर रहे हों, आपको आपने खाना खा लिया हो, नींद लग रहा हो, उससे पहले देखिए। ये सब चीज़ 90% आपको आता होगा, 90%, या आपको जितना भी आता होगा। ये केवल रिवीजन के लिए है, बार बार आपसे कह रहे हैं। हम यहाँ आपको ज्ञान देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इसको देखते हैं तो इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, निश्चित ही इससे आपको फ़ायदा होगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप ऑफ टाइम में इसको कभी भी कान में लगाइए, हेडफोन, गाना की जगह पर इसको ज़रूर देखिए। इससे क्या होगा कि चीज़ बार बार वीडियो में जो है एक ही बात को कई बार बोलने से वो आपके ध्यान में रहेगा। अगर आप भूल भी जाते हैं तो अगर सामने में ऑप्शन आता है तो आपको चीज़ याद हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मेंस का वीडियो देखिए, पीटी के बाद जो है लगातार आएगा। अभी देखिए मतलब अभी नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि एक तो आप लोग उसको देखते नहीं हैं, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, वही 100-200 देखते ही नहीं हैं आप लोग उसको। दूसरा चीज़ है कि नेट का भी इशू है। जैसे ये एक वीडियो बनाएगा तो यही लगभग आप समझिए कि 500 से 700 MB में बन जाता है। इसको अपलोड होने में नतीजा पुर जाता है, बहुत मुश्किल से जो है अपलोड होता है ना। कोई ऐसा कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, एक मोबाइल है बस, उसी से काम चल रहा है, वो भी दिक्कत है। तो पीटी के बाद होगा कि ये सब इस तरह के वीडियोस को थोड़ा कम कर दिया जाएगा, सिर्फ मेंस पे ही बात करेंगे। ऐसे बीच बीच में जो है मेंस के लिए भी वीडियो आते रहेगा। सबसे बड़ा बात है कि अगर कोई देखे ही नहीं तो डालने से फ़ायदा क्या है ना। बाकी 100 व्यूज़ 200 व्यूज़ में क्या अर्निंग होता होगा वो आपको पता ही होगा। कोई कॉमेडी चैनल तो है नहीं, या कोई फ़नी तो है नहीं, प्रैंक तो है नहीं कि जिस पर कि 1 घंटा हुआ नहीं कि लाखों व्यू आ गया और आपने अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर लिया। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे सिचुएशन को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मूल अधिकार ऐसे अधिकार जो नागरिक को उनके समग्र विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हों तथा जिसकी सुरक्षा भी संविधान के अंतर्गत की गई हो, उसे मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार नागरिकों को व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा गया है कि मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त होता है डैश, केवल व्यक्ति के विरुद्ध, केवल राज्य के विरुद्ध, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों, अर्थात कि राज्य के द्वारा भी इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। सर्वप्रथम ब्रिटेन ने 1215 में मैग्ना कार्टा कानून के माध्यम से अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान किए। तो सबसे पहले ब्रिटेन जो था उसने जो है अपने नागरिकों को अधिकार दिया था, इसलिए ब्रिटेन को मूल अधिकारों का जन्मदाता माना जाता है। सवाल आपसे पूछ सकता है, निम्न में से किस देश को मूल अधिकार का जन्मदाता माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन। आगे कहता है 1791 में अमेरिका विश्व का प्रथम देश है जिसने नागरिकों को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त मूल अधिकार दिया, इसलिए अमेरिका को मूल अधिकारों का जनक माना जाता है। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, आप कमेंट करके बताइएगा। आगे कहता है कि भारत में सर्वप्रथम 1896 में तिलक ने मूल अधिकारों की मांग की थी। ध्यान रखिएगा, 1931 कराची अधिवेशन में भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की मांग की गई। जवाहरलाल नेहरू द्वारा न केवल स्पष्ट रूप से मूल अधिकार की मांग की गई अपितु इसके प्रारूप का भी निर्धारण किया गया, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को मूल अधिकारों का जनक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि मूल अधिकार संबंधी जो मांग किया गया था किस अधिवेशन में? 1931 कराची अधिवेशन में सवाल पूछा गया है। एक और बात, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी तो मर सकता है
लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा। ध्यान रखिएगा। मूल अधिकारों का जनक किसे कहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू को। कहता है संविधान सभा में सरदार पटेल के नेतृत्व में मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कई बार सवाल पूछा गया है कि मूल अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसका प्रावधान जो है भारत ने अमेरिका से, यूएसए से ग्रहण किया है। प्रस्तावना भी यूएसए से ही भारत ने ग्रहण किया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है, ध्यान रखिएगा। कहता है मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा तथा संविधान की आधारशिला की संज्ञा दी जाती है। मूल अधिकार में अनुच्छेद 15, 16, 19, 20 व 30 का प्रयोग केवल भारतीय ही कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार सवाल पूछा गया है, कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 इसका प्रयोग केवल भारतीयों के द्वारा किया जा सकता है। कहता है प्रारंभ में संविधान में नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 31 था, हटा करके, मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A में जो है रखा गया है। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, ध्यान रखिएगा। सवाल बहुत बार पूछता है कि किस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? 44वां। कौन कौन सा ये मूल अधिकार है देख लीजिए। समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछता है। इस तरह का सवाल बहुत बार सवाल आपसे पूछ देगा कि शोषण के अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है, तो ध्यान रखिएगा 23-24 में। कहता है कि अनुच्छेद 20 एवं 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान जो है 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 44वां द्वारा क्या किया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। बात करेंगे अनुच्छेद 12 की, तो कहता है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। वहीं अनुच्छेद 13 की अगर बात करें तो कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां, अर्थात अनुच्छेद 13 के तहत न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को मूल अधिकार का संरक्षक, प्रहरी, अभिभावक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है कि मूल अधिकार का प्रहरी किसे कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट को। न्यायालय ऐसे कानून को निरस्त कर सकती है। न्यायालय को ये अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार का हनन करता हो। ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई कानून अगर सरकार के द्वारा बना दिया जाता है जो कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो अनुच्छेद 13 के तहत अदालत को यह अधिकार है कि उस कानून को निरस्त कर दे। इसलिए अनुच्छेद 13 को मूल अधिकार का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब आपसे सवाल अगर पूछ ले कि किस अनुच्छेद को मूल अधिकार का सुरक्षा कवच कहा जाता है, तो अनुच्छेद 13। बात करेंगे समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 के बीच में, नाम से ही है क्लियर, समानता। समानता की बात की जाएगी इसमें। जैसे अनुच्छेद 14 में कहता है विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि विधि के समक्ष समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में है। एक तो आपसे उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता पूछेगा, है ना, फिर आप हवाई जहाज की यात्रा, ये सब बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 15 की बात करें तो कहता है कि धर्म, मूल, लिंग, जाति तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अपवाद इसमें है क्या? अब बहुत सारा अपवाद इसमें जोड़ा जाएगा। वो सारा अपवाद जो है आगे और भी इसमें जोड़ा जा सकता है, क्योंकि देश की राजनीति की स्थिति बहुत ही खराब है। देख रहे हैं बीपीएससी में शक्ति सिंह या पता नहीं क्या है, शक्ति नाम शायद पता है,
उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, पेपर को लीक कर दिया, और आप घर में रह के पढ़िए, कर्जा लेके पढ़िए, या जैसे भी पढ़िए, किसी को कोई मतलब नहीं है। जो समाज आपको ताने देगा वो आपके साथ, जब आप शक्ति सिंह का विरोध करेंगे तो वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसको आपकी परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है। उसको लगता है कि फलना का डी ग्रुप में हो गया तो आपका बीपीएससी में क्यों नहीं हो रहा है, उसको दोनों में अंतर नहीं पता है। तो शक्ति की जय हो। अब देखिए कहाँ कहाँ वो अपना शक्ति फैलाया होगा, भगवान जाने। ऐसे लोगों का कुछ नहीं होगा। भले अभी आप सुन रहे होंगे कि किसी के घर में 4 करोड़ की 5 करोड़ कैश मिला, ये सब जो है एक दूसरे से मिला हुआ रहता है, जनता को खाली ये लोग पागल बनाता है, हम लोग भी बनते हैं। खैर टॉपिक पर आते हैं। अपवाद 15(3) में है क्या कि राज्य महिलाओं तथा बालकों के लिए विशेष कदम राज्य के द्वारा उठाया जा सकता है। 15(4) इसमें देखिए पहला संशोधन 1951 के तहत SC ST तथा OBC के लिए विशेष कदम उठाए जा सकते हैं, उठाए जा रहे हैं। 15(5) 93 संविधान संशोधन के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में जो है प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सवाल पूछता है कि निजी शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है किस संशोधन के तहत, तो 93। नेक्स्ट है 15(6) इसमें देखिए क्या किया है। 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत आर्थिक दृष्टि से दुर्बल समुदायों के कल्याण के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध EWS किया गया है ना। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर में समानता, ध्यान रखिएगा, EWS वाला आपको याद रखना है। लोक नियोजन अवसर की जो है समानता अनुच्छेद 16 में है। इसमें भी अपवाद क्या है, तो सार्वजनिक सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो राज्य आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि 1953 में पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु काका कालेकर के नेतृत्व में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखिए बीपीएससी 64 में सवाल पूछा गया है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो काका कालेकर। इसके बाद देखिए 1990 में वीपी सिंह 27% रिजर्वेशन मंडल आयोग की संस्तुति थी। 1991 नरसिम्हा राव 10% रिजर्वेशन आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, और 1992 इंदिरा गांधी वर्सेस भारत संघ 10% रिजर्वेशन को अवैध घोषित कर दिया गया और 27% रिजर्वेशन को मान्यता मिली। कहता है कि आरक्षण अधिकतम 50% तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ध्यान रखिएगा। बात करें अनुच्छेद 16(6) की, तो कहता है 103 संशोधन, जो कि अभी हम लोग देखें EWS के लिए 10% रिजर्वेशन है। अगला है अनुच्छेद 17, इसमें कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत की समाप्ति। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया था। ध्यान रखिएगा सवाल पूछा हुआ है कि अस्पृश्यता अधिनियम कब लाया गया था, 1955 में, जबकि 1976 में इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा सवाल आपसे पूछ सकता है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है इसका संबंध किस अनुच्छेद से है, तो 17 से। कहता है अनुच्छेद 17 का कोई अपवाद नहीं है, इसे लागू कराने की शक्ति संसद में निहित है। अगला है उपाधियों का अंत। कहता है सेना तथा शिक्षा को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में उपाधि जो है ये प्रदान नहीं की जा सकेगी एवं विदेश से कोई भी सम्मान पुरस्कार अथवा उपाधि करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा उपाधियों का अंत 18 में है और अस्पृश्यता जो है ये 17 में है। तो ये हो गया हमारा 14 से 18 समानता का अधिकार। बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। क्या कहता है देखिए, वाक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसके अंतर्गत मूल संविधान में नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं दी गई थी, परंतु 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसको हटा करके
कानूनी अधिकार बना दिया गया। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा उसको। वर्तमान में नागरिकों के पास 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। क्या क्या है? विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता, समूह, संघ तथा समिति बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, रोजगार, व्यवसाय और कारोबार जैसी स्वतंत्रता। तो ये है 19 में। 19 क या 19(1) में देखिए, मीडिया की स्वतंत्रता है, इंटरनेट का अधिकार है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, धारणा का अधिकार, हड़ताल का अधिकार जो है ये नहीं मिल रहा है हमें, सूचना का अधिकार, ये सब 19(1) में आता है। ध्यान रखिएगा। झंडा फहराने का अधिकार पूछा गया है। कहता है कि उपर्युक्त सभी स्वतंत्रताओं पर निम्न आधारों पर जो है प्रतिबंधों की व्यवस्था भी की गई है। जैसे देश की एकता तथा अखंडता के आधार पर, राज्य की सुरक्षा हेतु मानहानि करिएगा, अपराध उद्दीपन, न्यायालय अवमानना इत्यादि करिएगा, तो ये जो आपको अधिकार दिया गया है 19(1) में, उस पर रोक लगाया जा सकता है। बात करेंगे अनुच्छेद 20 की, तो कहता है कि अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण, अर्थात एक ही अपराध हेतु दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, किसी भी कानून को पूर्व से लागू नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि आपने जो है किसी का माथा फोड़ दिया, तो फिर से आप उसका अगर सज़ा काट के आ गए हैं तो दोबारा उस केस में आपको सज़ा नहीं मिलेगी। मान लेते हैं आप बाहर आ गए, फिर क्या हुआ कि आप जो है अब माथा फोड़ने पर जो है फांसी का सज़ा जो है ऐलान कर दिया गया, तो जब आप पहले से ही जेल में हैं तो आपके ऊपर वो कानून लागू नहीं होगा। कहता है किसी को अपने विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अर्थात सभी नागरिकों के जीवन का संरक्षण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, 1978 में मेनका गांधीवाद में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का उदारवादी तथा मनुष्य के गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने का अधिकार दिया था। अर्थात 21 के तहत ही जो है हमें विदेश की यात्रा का अधिकार है। ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध, सार्वजनिक क्षेत्र में स्वच्छ जल उपलब्ध, अनुच्छेद 21। महिला मंदिर प्रवेश, इम्पोर्टेंट है। निजता का अधिकार 21। तो ये सारा चीज़ जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार इसमें है। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम से अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2009 में संसद के द्वारा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो है लागू किया गया और 13 अप्रैल 2010 द्वारा यह कानून बन गया है। ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 21 को संविधान का मेरुदंड कहा है, अर्थात मैग्ना कार्टा कहा है। ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी रद्द या निलंबित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है अनुच्छेद 22। इसमें क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण है। जैसे क्या? सामान्य गिरफ्तारी। इसमें जो है गिरफ्तार करने वाले को कारण बताना अनिवार्य है। 24 घंटा के अंदर जज के समक्ष प्रस्तुत करना उसको ज़रूरी है। वकील आदि रखने का सब छूट मिला हुआ है। लेकिन ये सब जो है यहीं पर पढ़ने में अच्छा लगता है। आप कारण पूछिएगा तो और 2 घंटा ज़्यादा मारेगा, क्योंकि उसके पास जो है पावर का सनक होता है। अगला है निवारक निरोध गिरफ्तारी। इसमें क्या कहता है कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के अपराध के पूर्व जो है आपको गिरफ्तार कर सकता है 3 माह के लिए। ध्यान रखिएगा, इसका ड्यूरेशन 3 माह, ठीक है। और इसमें जो है आप कोई कानूनी सहायता या नहीं ले सकते हैं। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 से ये संबंधित है।
कहता है 23 में मानव का दुर्व्यवहार, देह व्यापार तथा बाल श्रम इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात बेगार वर्जित है। संसद द्वारा अनुच्छेद 23 को प्रभावी बनाने हेतु 1948 में बंधुआ मजदूरी अधिनियम तथा 1976 में बंधुआ उन्मूलन अधिनियम लाया गया था। ध्यान रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब लाया गया, 1948 में, और बंधुआ उन्मूलन अधिनियम 1976 में लाया गया, ताकि इन सभी चीज़ों पर दुर्व्यवहार, बेगार, ज़बरदस्ती जो काम करवाता था, इन सभी पर रोक लगाया जा सके। अनुच्छेद 24 की बात करें तो इसमें बाल श्रम प्रतिबंध है, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप जो है बाल श्रम नहीं करवा सकते। ध्यान रखिएगा। 2012 में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पॉस्को बना था। ध्यान रखिएगा, पॉस्को कब बना था, 2012 में। अगला है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 25 जो बिहार दरोगा में पूछा गया था, कहता है किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। 25 में ही देखिए, 25 के तहत ही जो है सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार मिला है। 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि हेतु कर के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। धार्मिक करों की अदायगी में से छूट जो है दी गई है कि आप जो है किसी विशेष धर्म के लिए आप टैक्सेस वगैरह जो है इस पर कुछ नहीं कर सकते। 28 कहता है कि राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। अपवाद जो है मदरसा, गुरुद्वारा, संस्कृत का कोई अगर है अलग से, तो ये सब अपवाद है। जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक शिक्षा का जो है आप कह सकते हैं सेंटर है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार 29 एवं 30। 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 29 में है। वहीं शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 30 में है। बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्या कहता है, 32 में है। देखिए, कहता है कि संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है सभी मूल अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अधिकार के तहत सभी मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। ध्यान रखिएगा, पूछता है ये। अनुच्छेद 32 जो है नागरिकों के मूल अधिकार के हनन पर सीधे उच्चतम न्यायालय में जो है आप जा सकते हैं, और ऐसी जब इस आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है। रिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम एवं हाई कोर्ट दोनों के पास है। अब सवाल बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। बात करें रिट क्या है, तो देखिए रिट जो है ये इसका प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को लेकर के जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, रिट जारी करती है। देखिए प्रमुख रिट की अगर बात करें, पूछ देता है इनमें से कौन सा रिट नहीं है, बिहार वगैरह में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अंग्रेजी देखिए हैबियस कॉर्पस, आपको ये नहीं लिख के यही लिख देगा। परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, सेटेरोरी, अधिकार पृष्ठलेखा, को वारंटो, ये सब अंग्रेजी और हिंदी नाम है। 5 जो है आपके पास रिट है। बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हैबियस कॉर्पस की, तो कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण रिट है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। इसके अंतर्गत न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के औचित्य का परीक्षण करता है। निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसे जारी किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, ये अच्छे एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो है इसके लिए कौन अप्लाई करता है, तो जो खुद से बंद है वो कर सकता है, या उसके कोई रिलेटिव्स वगैरह जो है अप्लाई कर सकते हैं, मतलब शरण ले सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात आपको जो है बिना किसी रीज़न के 4 महीना 8 महीना से जो है जेल में डाल के रखा हुआ है।
खैर, अगला है परमादेश मैंडेमस। इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। किस चीज़ का? तो इसका प्रयोग न्यायालय के द्वारा किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी, निगम, सरकार अथवा अधीनस्थ न्यायालय को अपने पद से जुड़े हुए सार्वजनिक दायित्वों के निष्पादन के लिए आदेश के रूप में किया जाता है। मतलब जो है कोर्ट उसको आदेश देती है, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो, पदाधिकारी हो, निगम हो, कि तुमको ये आदेश दिया जाता तुम ये कार्य करो, सार्वजनिक दायित्व का निष्पादन करो। प्रतिषेध कहता है यह एक न्यायिक रीट है जिसका प्रयोग उच्चतम न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के किसी भी ऐसे विषय पर विचार विमर्श करने से रोकने के लिए किया जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ध्यान रखिएगा, न्यायिक रीट है ये। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। यह एक न्यायिक रीट है। इसका प्रयोग जो है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर अपने पास मंगवाने के लिए किया जाता है। इस रिट को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है। अर्थात कि किसी न्यायालय ने मान लेते हैं कि कोई सज़ा दे दिया तो उसको अपने पास मंगवाया जाएगा, उस पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा, इसलिए इसको पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखिएगा, निम्न में से किस रिट को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है? उत्प्रेषण। अगला है अधिकार पुष्यलेखा। किसी व्यक्ति के द्वारा गैर वैधानिक तरीके से सार्वजनिक पद धारण कर लिया जाता है तो न्यायालय इसके माध्यम से उसके पद का आधार पूछती है। और कहाँ पूछती है? सब जितना बिहार में बीसी है सब पैसा दे देकर ढुक गया है। ये सब खाली इसी में पढ़ने में मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है। सब जो है सीटिंग से घुसा हुआ है। खैर जाने दीजिए। मूल अधिकार के अपवाद की बात करें तो अनुच्छेद 33 इसमें कहता है संसद सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया एजेंसी आदि के नियंत्रित करने के लिए विधि का जो है निर्माण कर सकती है। यह अपवाद में है। 34 में कहता है सैन्य शासन के दौरान न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। ध्यान रखिएगा। 35 में है कि मूल अधिकार को प्रभावी बनाने हेतु संसद कानून बना सकता है। जनहित याचिका के जनक पीएन भगवती को माना जाता है। आईपीसी धारा 309 जो है आत्महत्या का प्रयास दंडनीय अपराध है, बिल्कुल इससे बचें। अगर आप किसी से दुखी होकर जो है आत्महत्या करते हैं तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी मार देते हैं हमेशा के लिए। ये गलत है। चाहे आप किसी भी चीज़ से क्यों ना परेशान हो, आप स्वयं को समाप्त बिल्कुल ना करें। ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, इस तरह का कुछ करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि आईएएस ही बन के करें, लेकिन समझ रहे हैं आप, बदला लेना है तो लीजिए, लेकिन जान नहीं देना है। खैर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।